Yes, good evening all face-to-face students and their parents. Online students, good evening and their parents भी good evening आपको. Welcome to CA Silent Success Mantra Professional Academy. Online students just मुझे chat में बताओ कि आपको आवाज आ रही है क्या? फेस टू फेस आलम को तो आवाज आ रही है. Yes, without mic मैम की आवाज आती है इन तक. Yes, so क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी 11th कंप्लीट किए हैं एंड 12th प्लस फाउंडेशन वो करने वाले हैं. तो अगर ऑनलाइन में भी कोई स्टूडेंट्स ऐसे है कि अभी 11th हो चुका है एंड 12th प्लस सीए फाउंडेशन करना है तो आप चैट बॉक्स में लिखो वैसे. ठीक है, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब सबको आवाज आ रही है ऐसे मैं एज्यूम कर रही हूँ. सो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ डिस्कस. इसका मतलब सिर्फ फैकल्टीज नहीं बोलने वाले हैं, आपको भी आंसर देने हैं. ओके, सो डिस्कस मतलब पहले तो क्या कि सीए कोर्स में होता क्या है, कितने लेवल्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. मैम अगर हमारा नवंबर 23 या दिसंबर 23 में हमने सीए फाउंडेशन दिया तो हम सीए कब बनेंगे, ये आपको सारे डाउट्स होंगे ना. तो वो फर्स्ट हम कवर करेंगे. देन हो गए सीए. अभी तो अभी आगे क्या करना है हमें, इंडिया में ही रुकना है या हम बाहर भी जा सकते हैं, तो उसके रिलेटेड पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. एंड देन आपको क्लास में क्या क्या करना है, फैकल्टीज को क्या करना है एंड स्टूडेंट्स को क्या करना है. ओके, ये 3 पॉइंट्स पे आज पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है. ओके, सो स्टार्टिंग विथ ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स. सो आप में से कितने स्टूडेंट्स, एक ही मिनट है, दिसंबर 23 में सीए फाउंडेशन देने वाले हैं. तो मुझे लगता है जिनकी 12th हो चुकी है वो सारे अभी अपियर करेंगे, करेक्ट. सो आपका ये मई 2028 में सीए फाइनल है. ओके, जिनको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन करते जाओ. सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 में होगा, उसका रिजल्ट लगेगा जनवरी या फरवरी में 2024. फिर नेक्स्ट लेवल कौन सी है, सेकेंड लेवल, क्या नाम है, सीए इंटरमीडिएट. ओके, आंसर नहीं आ रहा है तो कॉपी करना है. ओके, यहाँ से बताना. सीए इंटरमीडिएट लेवल है. सो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स है, इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं नवंबर 24 में. फिर उसका रिजल्ट अगेन जैन फेब में लगेगा 2025 में. उसका रिजल्ट लगने के बाद आपको क्या करना है, आर्टिकलशिप 3 इयर्स की. सो अभी एक नया सिलेबस आने वाला है, उसका प्रपोजल है, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे वगैरह, बट वो अभी तक ड्राफ्ट है, वो फाइनल नहीं हुआ है. ड्राफ्ट में क्या दिया है, आर्टिकलशिप कितने इयर्स की है, ड्राफ्ट में क्या दिया है पता है किसी को, 2 इयर्स होने वाली है. ओके, तो ये आपके फेवर में है ना, तो ये जनरली पता होता है स्टूडेंट्स को कि मैम न्यू सिलेबस कब आएगा और हमारी आर्टिकलशिप कैसे 2 इयर्स की हो जाएगी. बट वो अभी तक ड्राफ्ट में है, जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा हम आपको अपडेट करेंगे. बट अभी तक वो ड्राफ्ट में है, तो हमें क्या मान के चलना है कि आर्टिकलशिप 3 इयर्स की है, इसलिए 3 इयर्स होने के बाद आपका फाइनल आएगा मई 2028 में आप सीए फाइनल हो जाओगे. ओके, सो आज से सपने देखना स्टार्ट कर सकते हो कि 2028 के बाद मैं एक प्रोफेशनल हूँगा एंड मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा. ओके, सो 2028 वो समझ में आ गया. सो अभी शॉर्ट टर्म सोचते हैं. अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले सीए फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट है, सबको पता है. ओके, तो हम कैसे बोलते हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट है. बट उसके टेक्निकल नाम देखो क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये नाम है. ओके, नाम सब्जेक्ट के नाम में ही है, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको. 11th-12th आप अकाउंट सीख के आए हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट के नाम में ही है. ओके, एंड कुछ प्रिंसिपल सीखने हैं आपको. सो प्रिंसिपल मतलब स्कूल एंड कॉलेज का प्रिंसिपल, क्या उसका स्पेलिंग PAL होता है, दिस इज PLE. सो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के रूल्स सीखने हैं आपको एंड वो सीख के उसकी प्रैक्टिस भी करनी. ओके, ये 100 मार्क्स का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है. सेकेंड सब्जेक्ट जो लॉ हम बोलते हैं वो है बिजनेस लॉज एंड BCR.
बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 60-40 में डिवाइडेड है, ये भी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। देन मैथ्स जो आप बोलते हो उसमें एक्चुअली बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक है, 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड। एंड फोर्थ जो आप इकोनॉमिक्स बोलते हो वो एक्चुअली 2 पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो अगर आप बाकी के 3 सब्जेक्ट्स देखते हो तो उस सबके आगे लिखा हुआ है बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो बिजनेस रिलेटेड लॉ, ओके, आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो व्हीकल्स एक्ट के अंडर मिलता है। वो व्हीकल्स एक्ट हमें नहीं है सिलेबस में, क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड एक्ट नहीं है। ओके, वो गाड़ी चलाने के लिए रूल्स है ना वो। तो हमें लॉ कौन से है, जो बिजनेस रिलेटेड है। मैथ्स बहुत है, सर बताएंगे मैथ्स कितना है, बट सर हमें सिलेबस में से बिजनेस रिलेटेड मैथ्स है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी ईश्वर सर बहुत बड़ा है, बट हमें कौन सा इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, इसलिए सबके आगे इकोनॉमिक्स है। 400 मार्क्स की एग्जाम होती है, सबको पता है। एंड पासिंग कितने को है मिनिमम, हाँ 40% इन ईच सब्जेक्ट, एंड ओवरऑल कितने चाहिए 200, मतलब परसेंटेज में 50%। ओके, अभी पासिंग का आपको समझ में आ गया। और डिटेल में अगर बोलूंगी तो मिनिमम 40 का मीनिंग क्या होता है, देखो किसी स्टूडेंट को 360 मिले, ओके, आउट ऑफ 400, बट एक सब्जेक्ट में उसको 39 है, तो वो पास है क्या, नहीं है वो पास। ओके, क्योंकि एक सब्जेक्ट में उसको बिलो 40 है। समझ में आ गया। तो 360 मिलने के बाद भी वो स्टूडेंट फेल है और उसको चारों सब्जेक्ट फिर से लिखने पड़ेंगे। सो इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि हर सब्जेक्ट का आपको मिनिमम 40% का नॉलेज चाहिए। दूसरा केस देखो, सभी सब्जेक्ट्स में 40-40 आ गए, तो टोटल कितनी होती है 4 सब्जेक्ट्स की, 160। तो वो स्टूडेंट पास है क्या, वो भी पास नहीं है, क्योंकि टोटल 200 नहीं हो रहे। सो आपको समझ में आ गया पास कब होते हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ बताओ। हाँ करेक्ट, मैं अकाउंट सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस सक्सेस मंत्रा एकेडमी। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। एंड अकाउंट सब्जेक्ट में मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो हमने प्रिंसिपल अभी देखा, रूल्स, अकाउंट्स के रूल्स, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो होते हैं उसके रिलेटेड एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा IFRS, जो मैंने कंप्लीट किया है, जो कौशल सर ने भी कंप्लीट किया है। ओके, तो अकाउंट्स का ही वो ऊपर के लेवल का एक कोर्स है, डिप्लोमा। एंड मैं 11th-12th CBSE, ICSE, HSC बोर्ड को भी अकाउंट सिखाती हूँ, फाउंडेशन में भी अकाउंट सिखाती हूँ, एंड CA इंटरमीडिएट को भी मैं अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सो आपको अकाउंट सब्जेक्ट में हम क्लास में कैसे क्या क्या करने वाले हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले तो कंसेप्ट सीखनी पड़ेगी। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर आती है। हाँ, तो पहले आपने सीखा होगा ना, इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, इसको ब्रेक बोलते हैं, इसको हॉर्न बोलते हैं। अगर बीच में कोई नहीं है तो एक्सीलरेटर, बीच में कोई आया तो ब्रेक एंड हॉर्न, हो गई कंसेप्ट। हाँ, तो ऐसे ही फास्ट मोड पे हम कंसेप्ट सीखेंगे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। अभी 2 सेकेंड में कंसेप्ट हो गई, तो 2 व्हीलर आ गई आपको। यहाँ से महाबलेश्वर 2 व्हीलर पे पॉसिबल है। तो मैंने 1 मिनट में सिखाया ना आपको 2 व्हीलर कैसे चलानी है। तो कंसेप्ट समझे इसलिए हम चला सकते हैं क्या, मैम ने 2 मिनट में सिखाया मैं चल रहा, महाबलेश्वर को जा रहे हैं हम 2 व्हीलर पे, नहीं भैया पॉसिबल। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट, फिर प्रैक्टिस करना। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस में हम ज्यादा टाइम देने वाले, लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस। सिर्फ कंसेप्ट पता है, मुझे पता है कि बाउंड्री के बाहर जाने के बाद 4 होता है 6 होता है, तो मुझे आ जाएगा ना 4-6 मारने के लिए। तो कंसेप्ट पता होने से वो चीज आएगी ऐसे नहीं है, कंसेप्ट के साथ आपको उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ही आप वो चीज कर सकते हो। सो हम सारे फैकल्टीज फोकस किस पे करते हैं, सॉल्विंग प्रैक्टिस पे। एंड वो भी टाइम मैनेजमेंट में। आपको ऐसा है क्या कि 2 to 5 पेपर का टाइम होता है, मेरा नहीं हुआ है पेपर, आप मैं पेपर होने के बाद देता हूँ आपको पेपर। टाइम लिमिट दिया है इंस्टीट्यूट ने 3 hours का,
तो आपको 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट भी, सो हम जो क्लास में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है, मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है, बट 1 घंटा लगता है मैम मुझे, तो फायदा है क्या? नहीं, बैलेंस शीट भी टैली होनी चाहिए एंड वो विद इन टाइम। जो आपको उस क्वेश्चन के लिए अगर 10 मिनट्स है तो मैं 10 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी एंड आपको चेक करना है कि वो 10 मिनट्स में हो रहा है या नहीं। सो विद टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है। अभी ये कैसे करेंगे उसके सक्सेस मंत्रास एंड ट्रिक्स है जो हम क्लास में देखने वाले हैं कि ये सब कैसे करना है। एंड कंटिन्यूअस रिवीजन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। सो हम जो रिविजन्स करेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स थ्रू ही करेंगे। अभी देखो, अभी इतना प्रैक्टिस करने के बाद 2 व्हीलर आ गई आपको, फिर आप कहाँ पे जाते हो? लाइसेंस निकालने के लिए, मतलब एग्जाम। ओके, तो डर लगता है कि अगर रिजेक्ट हुआ एंड लाइसेंस नहीं मिला तो वो डर जैसे वैसे एग्जाम का लगता है सेम। तो एग्जाम का डर निकालने के लिए क्या है हमारे पास? क्या लिखोगे आप? टेस्ट लिखोगे, कंटिन्यूअस, टॉपिक वाइज, पोर्शन वाइज, फुल सिलेबस टेस्ट। ओके, सो टॉपिक वाइज जितने टॉपिक है उतने टेस्ट होंगे क्लास में हर एक टॉपिक के बाद। सो हमारा जो 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है जिसमें हम कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, तो एक टॉपिक होने के बाद इमीडिएटली उसका हम टेस्ट भी लेंगे। ओके, ये हो गया 4 मंथ्स का। फिर 2 मंथ्स की हमारी रिवीजन होती है, उसमें हम 50-50% सिलेबस के 2 टेस्ट लेंगे, वो हो गया पोर्शन वाइज। एंड वो होने के बाद फुल सिलेबस के 2 टेस्ट लेंगे। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ टॉपिक वाइज, अगस्त सितंबर पोर्शन वाइज 50-50, एंड अक्टूबर नवंबर फुल सिलेबस। ओके, अभी इतना सब करने के बाद कोई फेल हो सकता है क्या? आप बताओ मुझे। सो इतना हमें करना है, तो आप इतना करोगे तो आप फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये अकाउंट सब्जेक्ट रिलेटेड हुआ। नाउ आई इनवाइट सीए कौशल सर टू टॉक अबाउट द सेकेंड पेपर। सो सेकेंड पेपर कौन सा है बताओ आप? किसी को पता है क्या सीक्वेंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं, वो चैट भी नहीं कर रहे। चैट का ऑप्शन है अवेलेबल? किसी को पता है? सेकेंड पेपर इज लॉ। ओके, यस, उसके डिटेल्स सर देंगे आपको। यस, करेक्ट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए कौशल नवलाखा है और मैंने भी डिप्लोमा इन आईएफआरएस किया है जो मैम ने भी किया था, एंड बीकॉम, देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंड मैं को फाउंडर भी हूँ एक स्टार्टअप का, स्किलफुल स्क्वाड, जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि सीए बनने के बाद भी लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अभी आगे कैसे जॉब मिलेगी। सो हमने वो स्टार्टअप फाउंड किया है, मेरे और मेरे 2 मेंटर्स ने। उसका हम डिस्कशन एंड में करेंगे कि सीए होने के बाद क्या सिचुएशन रहती है एक बंदे की या एक लड़की की। ठीक है, फिर करंटली मैं एक सब्जेक्ट सिखाता हूँ। अभी मैंने आंसर देखे 2 लोगों के जिन्होंने लिखा था कि सेकंड पेपर कौन सा है, बिजनेस लॉ। 2 सब्जेक्ट्स है सेकंड पेपर में भी, 2 सब्जेक्ट्स है, एक तो बिजनेस लॉ है एंड बीसीआर है। तो बीसीआर का फुल फॉर्म क्या देखा आपने? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। मुझे एक बात बताओ, आपने इंग्लिश कब से स्टार्ट किया सीखना? स्कूल में, स्कूल से स्टार्ट किया सीखना, बचपन से आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो आज तक आपने जितना इंग्लिश सीखा है फ्रॉम योर फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड, वो पूरा जो है वो सिलेबस में इंक्लूड किया है सीए फाउंडेशन लेवल पे। क्यों इंक्लूड किया है? अकाउंट्स, मैथ्स, इको और मेरा सब्जेक्ट और लॉ, ये सारे कौन सा लैंग्वेज में है? आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए बेसिक, तो आपने जो भी आज तक सीखा है वो पूरा फाउंडेशन लेवल पे इंक्लूड किया है। एग्जाम्पल बोलना रहा तो एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या होता है कम्युनिकेशन, व्हाट डज द टर्म मीन कम्युनिकेशन, ये एक चैप्टर है। फिर अगर आपको आपके बॉस के साथ डील करना है सीए होने के बाद, तो आप ईमेल कैसे लिखोगे? अगर क्लाइंट से डील करना है, आपको ईमेल लिखना आना चाहिए। रिपोर्ट अगर लिखना है किसी टॉपिक पे तो वो आना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखना है तो वो कैसे लिखना चाहिए, वो आना चाहिए। ये सब चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स की हमारे बीसीआर सब्जेक्ट में इंक्लूड की गई है। उसके बाद अगर आर्टिकलशिप जो हमने डिस्कस किया कि हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो वो मैंने एक बिग 4 से की है, केपीएमजी, वन ऑफ द बिग पार्टनरशिप फर्म्स
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो KPMG से किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ है कि उससे जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो इंग्लिश की तरफ बढ़ता है और आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा होता है। आप जब CA बनोगे तो उसका आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड लास्टली टीचिंग स्टाइल जो होगा BCR के लिए, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब हम इंग्लिश सिखाते हैं, मुझे ऐसा अज्यूम रहता है कि बच्चों को आएगा स्कूल से, बट मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसे रहता है कि अगर उनको पूछा कि इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखो तो उनको वो भी ठीक से नहीं आ रहा है। मतलब उनको ट्रेन जो करना पड़ता है, हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि उनको नहीं आता है, एंड फिर हमको उनको बेसिक लेवल से सिखाना पड़ता है। तो उतना ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे समझते कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है और शुरू से एक्सप्लेन करेंगे कि मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, एक अगर वर्ड दिया है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, समझाया जाएगा और फिर डिस्कशन हुआ जाएगा। मेरा ऐसा मोटो रहता है कि मैं अकेला बात ना करूँ फुल टाइम। अगर मैं अकेला बात करूँ, सामने वाले सारे बच्चे सो जाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट बोरिंग हो जाएगा उनके लिए। तो इसलिए मुझे उनका भी एफर्ट चाहिए कि वो भी मेरे साथ डिस्कस करे कि सर मुझे ये नहीं समझ रहा है। ये बेसिक इंग्लिश ही है, मैंने बहुत 12 साल मैंने पढ़ा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक, बट फिर भी मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है। तो उन्होंने भी मुझे पूछना चाहिए और हमारा ऐसा एफर्ट रहेगा कि दोनों टू वे कम्युनिकेशन, वो मुझे पूछे और मैं भी उनको हेल्प करूँ। सेकेंडली प्लस पॉइंट ये है कि क्वेश्चन बैंक है BCR सब्जेक्ट की और हमारा आंसर बुकलेट भी है। क्वेश्चन बैंक में क्या क्या रहता है, पास्ट ICI के पेपर्स, आंसर बुकलेट, फिर उसका RTP के पेपर, जो भी ICI का जितना भी कंटेंट है वो पूरा हमारे BCR के क्वेश्चन बैंक और आंसर बुकलेट में रहता है। ठीक है। फिर आपका ये रहेगा कि सर इम्प्रूव कैसे करें, मतलब 40 मार्क्स के पेपर में अगर मुझे 25 और ये प्लस चाहिए तो क्या कैसे करें। प्रैक्टिस, जैसे मैम ने बताया, लिखा क्या है अकाउंट्स के एंड के सब्जेक्ट में, प्रैक्टिस। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट। BCR भी प्रैक्टिस करके ही इम्प्रूव होगा। आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। क्यों राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपको ईमेल किसी को भेजना है, हमें लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो कैसे इंप्रूव होगा हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो वो लिखने से इंप्रूव होगा। अगर आप हाथ से लिखते हो, पेन से लिखते हो या फिर टाइप करते हो, आपको लिखना तो पड़ेगा, एट द एंड मैसेज तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो मेरा सब्जेक्ट है BCR। कुछ किसी को कुछ है यहाँ पे नहीं समझा है सब्जेक्ट के बारे में, एनीथिंग? ठीक है, यस, ओके, ओके, यस। सो नेक्स्ट इज बिजनेस लॉज। अभी लॉ कंसिस्ट, अभी ये जो सब्जेक्ट है लॉ का, उसमें 60 मार्क्स का है। जैसे मैंने बोला 60 फॉर लॉ और BCR 40 मार्क्स का है। लॉ में क्या रहता है, एक्ट्स रहते हैं। एक्ट्स मतलब क्या, कि जैसे व्हीकल एक्ट का मैम ने एग्जांपल दिया, वैसे ही अगर मुझे कोई एग्जांपल लेते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर मुझे कोई खिलौना बेचना है किसी को तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। अगर मुझे मुझे किसी से कुछ क्या बोलते हैं, फर्म क्रिएट करनी है मुझे, मतलब किसी के साथ बिजनेस क्रिएट करना है, तो पार्टनरशिप एक्ट है। ऐसे हमारे सिलेबस में 5 लॉज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, अगर मुझे कंपनी बनानी है उसके लिए कंपनीज एक्ट है, फिर पार्टनरशिप एक्ट है और फिर LLP एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। ये ऐसे 5 लॉज सिलेबस में है। डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब क्या, ये आपको पेपर डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसमें MCQ का पैटर्न नहीं है, जैसे हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में है वैसे हमारे लॉ के पेपर में नहीं है। हमें पूरा डिटेल में थ्योरी लिखना पड़ेगा। अभी वो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश अच्छी हो तो। अगेन BCR पे आते हैं, इंग्लिश अगर अच्छी हो तो ही हम लोग सारे सब्जेक्ट अच्छे से लिख पाएंगे। मतलब आपका बेस ही इंग्लिश है। तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसको इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। सपोज ये डिफिनेशन दो, तो ये लॉ के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका डेफिनेशन क्या है लॉ में जो दिया है आपको वही लिखना पड़ेगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, एक केस स्टडी दिया जाएगा, मतलब ये पार्टनर ने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया। अभी ये केस स्टडी पढ़ के आप मुझे एक्सप्लेन करो कि लॉ के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको वो केस स्टडी समझनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा लॉ ये बोलता है और फिर उसका कंक्लूजन ये है, लॉ के हिसाब से ये कंक्लूजन है। मैंने देखा है कि बच्चे खुद का लॉ बनाते हैं और लिखते हैं आंसर्स। लॉ खुद का नहीं होता, लॉ ऑलरेडी दिया है, गवर्नमेंट ने लिख के दिया है एक्ट, हमें हमें सिर्फ वो अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट करके आंसर लिखना है। खुद के हिसाब से आंसर्स लिखने नहीं है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन लेवल पे ये सब्जेक्ट है, इंटर लेवल पे ये सब्जेक्ट है, फाइनल लेवल पे सब्जेक्ट है। अभी आपको दिखेगा सर 5 ही एक्ट है अभी फाउंडेशन लेवल पे, इंटर में जाओगे इतना है, वो फाइनल में जाओगे तो इतना है, ऐसा है वो सब्जेक्ट। मतलब वो बढ़ते ही जाता है, एक्ट जितने हैं ना वो बढ़ते ही जाते हैं। और ये आपको हर एक लाइफ के जो आगे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, लॉ आपको आना ही चाहिए। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका रोल जो है नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंटरप्रिटेशन एक तो है और उसका एप्लीकेशन।
मतलब जब भी कोई सीए अगर किसी फर्म में ज्वाइन करता है तो वो इनकम टैक्स में ज्वाइन करता है, जीएसटी में ज्वाइन करता है, या फिर किसी भी कोई अगर फील्ड में ज्वाइन करता है, तो उसको जो भी क्वेश्चन आएगा क्लाइंट से उसको इंटरप्रेट करके आंसर देना पड़ेगा। इंटरप्रेट मतलब समझ के आंसर देना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है, और फिर मुझे उसका कंक्लूजन या फिर मुझे एंड रिजल्ट क्लाइंट को क्या देना पड़ेगा, उसका आंसर क्या देना पड़ेगा। तो वो अगर मुझे वो क्वेश्चन समझेगा तो ही मैं आंसर दे पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या रेफर करना पड़ेगा? लॉ, मुझे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा लॉ का स्ट्रक्चर होगा। और हमारा टीचिंग स्टाइल क्या होगा, हम लोग अज्यूम करेंगे और बच्चों को ये समझेंगे कि ये नया है सब्जेक्ट लॉ का, क्योंकि 12th में नहीं था, 11th में नहीं था। जिसका अगर एसपी होगा इन केस, तो एसपी में भी कुछ थोड़ा पोर्शन कवर किया है कंपनीज एक्ट का, मुझे जितना पता है एसपी का सब्जेक्ट। एंड सेकेंडली बैंकिंग का जो सब्जेक्ट है 11th-12th में, उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एनीवेयर इन द सीए सिलेबस, सो वो हमारे इररिलेवेंट हो जाता है। एंड बाकी जो एक्ट्स है वो सारे नए हैं, तो हम लोग एक एक सेक्शन एक एक लाइन पूरा लॉ में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बच्चों को लीगल लैंग्वेज समझे। लीगल लैंग्वेज डिफिकल्ट है समझना, उसको टाइम लगता है, इसलिए हम लोग सारा प्रोविजन ब्रेक करके बच्चों को समझाते हैं। और अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट देते हैं कि फाउंडेशन लेवल पे थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, ठीक है। बीसीआर में टॉपिक्स क्या रहेगा, जो मैंने पहले डिस्कस किए थे उसका ये समरी है कि सारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं बीसीआर में। पहला कम्युनिकेशन है, फिर एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, नोट मेकिंग, प्रिसाइज राइटिंग। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स दिए है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके। कि अगर आपको एक आर्टिकल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पैसेज लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मल लेटर जो आप 11th-12th स्कूल डेज में पढ़े हो तो कैसे लेटर्स लिखने चाहिए, वो सारा फाउंडेशन लेवल पे फिर से इंक्लूड किया है, क्योंकि बच्चों को अभी तक भी नहीं आ रहा है इतना इंग्लिश पढ़ के भी। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे हमें ये क्लियर हो जाए कि बच्चा अगर सीए बने तो उसका इंग्लिश तो भी अच्छा हो, वो एटलीस्ट जॉब ढंग से कर पाए। फॉर्मल मेल्स, रेज्यूमे राइटिंग और मीटिंग्स। रेज्यूमे राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या पर्पज रहता है, इन डिटेल देखेंगे। क्लियर है चैप्टर्स क्या है बीसीआर के? ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स का है। अभी दो सब्जेक्ट्स आपने देखे। अभी थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एला। तो ये सब्जेक्ट्स आने के बाद कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मेरा 11th-12th में मैथ्स नहीं था, या 11th-12th में मैथ्स था लेकिन मैंने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है। तो अब वो अगर टेंशन होगा तो वो टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्चुअली मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर अगर हम देखेंगे तो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें भी हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। यानी हमने अभी देखा, मैडम ने कहा कि मिनिमम हमें स्कोर कितना करना है हर एक सब्जेक्ट में, 40, और एग्रीगेट कितना करना है 200। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आपको मिनिमम 60 मार्क्स मैथ्स में मिलेंगे, मिनिमम 60 मार्क्स। तो पिछले 20 सालों से मैं अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग और भी सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, 11 से लेकर टीवाई बीकॉम तक और सीए फाउंडेशन के। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमें अगर मैथ्स अच्छी तरह से सॉल्व करना है या मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो तीन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है डेली प्रैक्टिस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डेली प्रैक्टिस, और तीसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेली प्रैक्टिस। ये तीन चीजें अगर आपने की तो आपको मैथ्स में स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा। अब ये हो गया मजाक की, ठीक है 3 बार मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहा, तो एक्चुअली तीन चीजें क्या करनी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिस तो है, डेली प्रैक्टिस करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको डेली रिवीजन करनी है मैथ्स में। रिवीजन यानी क्या, सपोज आज मैंने कुछ एक टॉपिक शुरू किया और उसके कुछ 10 या 15 प्रॉब्लम्स हो गए, या कुछ 2 या 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हमने किए। नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, कुछ नया टाइप लूंगा और उस टाइप में फिर कुछ 10-15 प्रॉब्लम्स होंगे। तो सेकंड डे आपको क्या करना है, फर्स्ट डे में जो हमने सीखा है उसका फिर से रिवीजन करना है। थर्ड डे में क्या करना है, पहले 2 दिन का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। ऐसे हम रिवीजन करेंगे तो मैथ्स का स्कोर अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर सीखते हैं, हम इंटरेक्टिव रखते हैं, कि हम पूछते भी है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया,
फिर से एक्सप्लेन करते हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप बाद में देख सकते हो। फिर भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि 100% नहीं समझ में आया, कुछ तो उसमें डाउट है, तो आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो फिर से कि कल जो प्रॉब्लम किया तो वो मैंने घर में प्रैक्टिस किया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे करूँ। तो मैं फिर से बताऊंगा आपको इंडिविजुअली, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फ्रैंकली बिना झिझक आपको पूछना है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, और इसमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि कैसे पूछे। यानी जब हम मैं क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ तो फ्रैक्शंस रहते हैं, फ्रैक्शंस मालूम है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो मैं बच्चों को पूछता हूँ इसका एडिशन करो, तो कुछ बच्चे रहते हैं कि वो एकदम कुछ भी नहीं करते, तो मैं उनको पूछा, मैंने उनको कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है या नहीं आता है, तो वो कहते हैं नहीं आता है, तो वो भी बताता हूँ मैं। तो बेसिक जो चीजें है ना, अगर आपकी क्लियर नहीं है, जैसे कि फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, उसका डिवीजन, या इंडाइसेस जो टॉपिक है उसके बेसिक रूल्स क्या है, तो वह सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो मुझे मैथ्स नहीं आता है या मैथ्स डिफिकल्ट है, मैंने 11th-12th में मैथ्स नहीं किया था, इसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब बेसिक आपका करवा के लेंगे। ओके, तो सेकंड चीज क्या कही मैंने, रिवीजन। फर्स्ट प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, सेकंड रिवीजन। थर्ड आपको क्या करना है, माइक्रो प्लानिंग करना। माइक्रो प्लानिंग यानी क्या, डे वाइज आपका मैथ्स प्रैक्टिस के लिए प्लानिंग चाहिए। हाँ, माइक्रो प्लानिंग यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल हमें टोटल इस सब्जेक्ट्स में 18 टॉपिक्स पढ़ना है, 18 टॉपिक्स, और इस 18 टॉपिक्स का जो बाइफर्केशन है वो ऐसा है, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें पहले 8 टॉपिक्स आते हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए आपके पास 4 टॉपिक्स है, और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स में बचे हुए 6 टॉपिक्स है। तो हमें क्या करना है, माइक्रो प्लानिंग में कौन से टॉपिक के कितने प्रॉब्लम्स में डेली प्रैक्टिस करूंगा, ये आपको डिटेल शेड्यूल बनाना है। हमारा जो प्लानर है वो मैडम आपको बताएगी, भैया हम बताते भी है, उस प्लानर में आपको डेली कितना प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स के कौन कौन से प्रॉब्लम्स करना है, ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो मैथ्स एकदम आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के बाद आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगी। ओके, तो उस टेस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस सब्जेक्ट के लिए, कि आपको 100 मार्क्स का पेपर है और टाइम कितना है, 2 आवर्स। 100 मार्क्स के लिए आपको 120 मिनट्स है, और लॉ और अकाउंट्स के लिए आपको 3 घंटे है, 3 आवर्स है। तो अगर 100 मार्क्स के लिए मुझे 120 मिनट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ओके, कैलकुलेटर पर और दूसरी जगह पर फॉर्मूला कैसे करेंगे, ये हम सिखाएंगे। यानी 30 सेकंड्स में हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। और हम क्या करेंगे कि जो भी आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है या 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको सिंपल और एवरेज क्वेश्चंस कितने आते हैं, ओके, थियोरेटिकल बेस्ड, यानी जिसमें आपको सॉल्विंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको आंसर टिक करना है, वो कितने मार्क्स के आते हैं। और डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चंस कितने आते हैं, ऐसे बाइफर्केशन करेंगे टॉपिक वाइज। मेरे पास हर एक टॉपिक का ऐसे बाइफर्केशन, कि सपोज हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये टॉपिक लिया, तो उसमें से देखे जाएंगे तो नॉर्मली 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन उस एक ही टॉपिक्स में से आए, बाकी के टॉपिक्स को 5 या 6 एवरेज मार्क्स है। तो ये 10 क्वेश्चंस जो आएंगे टाइम सीरीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें से सिंपल एवरेज क्वेश्चंस कितने आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के कितने आते हैं, या डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन है, तो उसके सभी क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिटेल में वहां पर हम देखेंगे। ओके, तो ये माइक्रो प्लानिंग अगर आपने डे 1 से स्टार्ट किया तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पर मैथ्स में मिल सकता है। तो डिस्टिंक्शन अगर हमें लाना है फाउंडेशन में, तो उसमें मैथ्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, तो मैथ्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मैथ्स कैसे करेंगे वगैरह, तो वो छोड़ दीजिए सब कुछ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो मैडम ने बताया कि लास्ट में हम पोर्शन वाइज जो सिलेबस है उसकी टेस्ट लेंगे, तो आपने अगर रेगुलरली टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, तो आपको जो टॉपिक ये जो लास्ट की टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके आप में से 11th-12th को मैथ्स किन लोगों को था अभी, ओके, तो आपने मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिलकर कितने प्रॉब्लम्स किए होंगे सॉल्व, कुछ अंदाजा है,
मैथ्स 1 में कितने प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, और मैथ्स 2 में कितने एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, वो याद नहीं है। ठीक है, चलो। फाउंडेशन में कितने प्रॉब्लम्स है मालूम है? टोटल मिलाकर 2825 प्रॉब्लम्स फाउंडेशन में मिलाकर। ओके, तो 2825 प्रॉब्लम्स में से आपको आने वाले सिर्फ 100 प्रॉब्लम, यानी वो परसेंटेज निकालेंगे तो 3.54% प्रॉब्लम ही सिर्फ आपको एग्जाम में आने वाली। तो इतना सब सिलेबस है और आएगा सिर्फ इतना। हाँ, तो वो कैसे करना है ना, वो हम बताएंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो पास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस हम मैक्सिमम करेंगे। जो स्कैनर रहता है उसमें सब प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कंपाइल करके हम उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि हमें एग्जैक्टली किस टाइप के प्रॉब्लम्स, किस डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक ध्यान में रखो कि मैथ्स का जो भी आपका टारगेट होगा वो टारगेट आप हाई सेट करो। आप लोगों ने क्या टारगेट सेट किया था? दिमाग में कुछ किया था किसी ने पहले? क्या किया था? 80+, तो अच्छा टारगेट है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं मैथ्स में टारगेट कितना है? 40 तो मिलना चाहिए। 40 अगर हमने टारगेट रखा तो फेल होने के चांसेस मैक्सिमम है। हम टारगेट अगर 80 का रखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और मैथ्स सॉल्व करते समय हमें क्या करना है ना, एक्यूरेसी की ओर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अगर एक आंसर गलत हो गया तो -0.25 है, यानी 4 आंसर गलत हो गए तो आपका 1 मार्क कम होने वाला है। यहाँ पर ध्यान देना है। तो हमारी एक्यूरेसी 99.99% होनी चाहिए। यानी अगर हमने एग्जाम में 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें 69 या 70 मिलना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। अगर हमने 80 का अटेम्प्ट किया है तो हमें 79 या 80 आना चाहिए। इतनी एक्यूरेसी अगर हम रखेंगे तो मैथ्स में आप अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे और इंटर में एंटर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो टॉपिक है, वो तो बता दिया मैंने, इकोनॉमिक्स का। तो ईश्वर सर आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा एनर्जी लाओ, कमान। एक बहुत अच्छा कोर्स में एंटर करने जा रहे हो तुम। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ईश्वर काबरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अपना BMCC से। उसके बाद करंटली मैं CA CET CA में CA तीनों जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उनमें फाउंडेशन जो है उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उसके अलावा टोटल जो एक्सपीरियंस है मेरा वो है अराउंड 6 इयर्स का। उसमें इकोनॉमिक्स अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो मैंने अराउंड 500+ स्टूडेंट्स को सिखाया है, CA फाउंडेशन ये सब मिला के। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस मतलब बिलीव जो है मेरा, वो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ मेनी फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो हमें सपोज करो अभी तक आदत है ऐसी कि रट्टा मारना है वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको क्या काम आने वाला है? अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ये अंडरस्टैंडिंग करके हम एप्लीकेबिलिटी पे फोकस करेंगे, वो आपको ज्यादा काम में आए। तो सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसे मैम ने बताया कि बिजनेस में जो इकोनॉमिक्स अप्लाई होने वाला है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या इवन 9-10 स्टैंडर्ड में भी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। सही बोल रहा हूँ मैं? यस। तो इकोनॉमिक्स से हमारी अकाउंट से भी पहले की जान पहचान है ना, पुराना रिश्ता है। बट शुरुआत जो हम यहाँ से करते हैं एकदम जीरो, एकदम जीरो से आपके बेस पूरा बिल्ड करते हैं और आगे तक एडवांस लेवल तक बढ़ते हैं। तो जैसा आपको पता है, एक मैथ्स की तरह ही सेम इकोनॉमिक्स भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपको यहाँ पे 100 MCQs आएंगे जिसको आपको कितने टाइम में सॉल्व करना है?
2 hours, ठीक है। इसमें भी मैथ्स की तरह ही क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग। तो 60 मार्क्स हमारे एलोकेटेड है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। उसके अलावा 40 मार्क्स जो है वो एलोकेटेड है बीसी के, यानी कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसके लिए। 11th 12th में एक सब्जेक्ट होता है ओसीएम करके, पढ़ा है कभी, बुक खोला है? यस। तो उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो इस सब्जेक्ट को, बीसी के जो पार्ट है हमारा, थोड़ा बहुत। बाकी बहुत सारे एडवांस लेवल कंसेप्ट्स भी इसमें आते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स है वो मैं आपको जैसे हम शुरू करेंगे तब बताऊंगा। तो तो 11th 12th या फिर जो 9th स्टैंडर्ड वगैरह यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो उससे डिफरेंट कैसा है? सबसे पहली बात तो वहां पे हम क्या करते हैं कि लिखने वाला पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पे हमारे पास पूरा क्या है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर। और हर एक एमसीक्यू के लिए हमारे पास टाइम लिमिट है कि हमें ये एमसीक्यू जो है, एक एमसीक्यू मान लो मैक्सिमम हम बोले 50 सेकेंड्स में सॉल्व करना है। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है उसमें। और एक बात, 11th 12th में हम बहुत सारी चीजें थेरोटिकल अप्रोच से पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो ये थेरोटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हमेशा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इन सब के टाइम पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब के सेल लगते हैं, बराबर है। किसी प्रोडक्ट पे 15% डिस्काउंट होता है, किसी पे 50% डिस्काउंट होता है, 80% तक डिस्काउंट होता है। कभी सोचा है बैक ऑफ द माइंड में ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो लॉजिक क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इतना प्रैक्टिकलिटी से हम इस सब्जेक्ट को समझने वाले हैं कि सारी ये चीजें जो मैं सिखाऊंगा ये रियल लाइफ में यूज होती है। तो बात करते हैं कि सीए कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। ये था फाउंडेशन का चारों सब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर। एक बार रिपीट कर देंगे बस, कौन से सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर बिजनेस लॉज एंड बीसीआर, फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या था, सिर्फ मैथ्स था या 3 और एलिमेंट्स थे उसमें? ओके, मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स। और उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है पेपर नंबर 4 हमारा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। तो सीए कोर्स हमें क्यों करना चाहिए? तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन के हिसाब से जाए तो 140 करोड़ की आबादी है। बहुत जल्द मेरे ख्याल से हम शायद से चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। इसी जोश के साथ अगर आगे बढ़े तो जरूर चाइना ओवरटेक को जरूर हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो इतना पॉपुलेशन है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं? सिर्फ 3.5 lakhs, 3 lakhs 3.5 lakhs तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो कितना परसेंटेज है, 0.025%। मतलब आप सोच सकते हो कि ये ब्रीड जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कितनी रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर। इससे ज्यादा तो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिल जाता है आसानी से, ये बहुत ज्यादा रेयर है। तो 1 CA फॉर 5,000 इंडियंस, यू कैन इमेजिन द स्कोप कितना ज्यादा है। ओके, तो और एक बात कि सीए कहाँ कहाँ बेसिकली हमें लगता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सीए करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, क्या क्या करते हैं लोग वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले है कि आप जॉब या फिर आपका खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जैसे सेम हम प्रोफेशनल जो है, डॉक्टर अगर कोई करता है तो वो क्या कर सकता है, अपने क्लिनिक में खोल सकता है या फिर कहीं पे जॉब कर सकता है किसी हॉस्पिटल में। वैसे ही सेम सीए कोर्स में भी आप जॉब कर सकते हो या खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप जॉब करते हो और इंडस्ट्री में जाते हो तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनका नाम आपने सुना हो। सबने पैराशूट का नाम सुना है? पैराशूट हेयर ऑयल कौन बनाता है? वो ये कंपनी मैरिको। सबने टाइड का नाम सुना है? कौन बनाता है वो? हिंदुस्तान यूनिलीवर। रिलायंस, मुकेश अंबानी, किन्होंने इसका नाम नहीं सुना? जियो, यस। तो ये सब जगहों पे भी, मतलब अगर बिजनेस है तो सीए लगने ही वाला है, सिंपल एज दैट। पर एक बात जरूर याद रखना कि ये सारे जो बड़े इंडस्ट्रीज है ये सिर्फ मेरिट रैंकर्स को हायर करते हैं। तो सिर्फ सीए बनना या सिर्फ 40+ लाना ये हमारा एम शुरुआत से नहीं होना है। हमारा एम क्या है? मेरिट रैंक सीधा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है
तो बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो आपको जॉब देते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल। इनके पैकेजेस भी अगर मैं बोलूं तो अराउंड 18 से 25 लाख तक का आपको स्टार्टिंग पैकेज देते हैं। उसके अलावा आप कंसल्टिंग में जा सकते हो। कंसल्टिंग में जैसे बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है वो ये है, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईवाई। इवन कौशल सर भी एक इन्हीं फर्म में से है। यस सर, यस, और इसमें भी जा सकते हो। उसके अलावा आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कनेक्ट है, नेटवर्क है आपका अच्छा, तो आप प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो, आपकी इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त हैं, रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो इंडिया से बाहर जाके भी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हैं। जैसे मेरा खुद का एक दोस्त कनाडा गया हुआ है, मेरी खुद की बहन दुबई में जॉब करती है, सीए, क्वालिफाइड सीए। तो फॉरेन में भी बहुत स्कोप है, इंडियन सीए का डिमांड बहुत है ग्लोबल। तो अब आगे मैं मैम को बोलता हूँ। ओके, यस, अभी जैसे एक रोड मैप में हमने बताया था कि आप सब लोग सीए कब बनोगे, 2028 शुरू में हमने देखा था ईयर। सीए तो बन गए, अभी जॉब कैसे ढूंढूं, काम क्या करूं, बहुत सारे सवाल रहेंगे दिमाग में। तो हमने जो ऑब्जर्व किया है कि सीए को खुद का रेज्यूमे, मतलब मुझे अगर किसी कंपनी में किसी फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो बनाना भी नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन है आजकल के सीए की। तो मैं जो एक स्टार्टअप का को फाउंडर हूँ, स्किलफुल स्क्वाड करके हमारा एक स्टार्टअप है। उसमें हम लोग क्या सिखाते हैं, सीए को सिखाते हैं, मतलब एक सीए दूसरे सीए को सिखा रहा है कि देखो अगर किसी कंपनी में जॉब करना है तो तेरा रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। तुझे अगर किसी एचआर को, मतलब किसी ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के किसी एचआर को अगर ईमेल लिखना है, जॉब एप्लीकेशन लिखना है, तो उसके लिए मेल कैसे लिखना चाहिए वो हम सब सिखाते हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, वो सब चीजें हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। क्यों? सिंपल, अगेन कम टू द बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन बीसीआर। उनको इंग्लिश नहीं आती है, बेसिक्स ही पता नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे लिखे, हम लोग अप्रोच कैसे करें, इंग्लिश में बात कैसे करें या फिर कम्युनिकेट कैसे करें। Those things are lacking. So what we discuss is resume writing, interview preparation, उनसे मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, और उनसे हम लोग 1 to 1 ये रहते हैं, हमारा डिस्कशन रहता है कि बेसिकली अगर किसी पर्सन को लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर में ज्वाइन करना है और उसका अगर प्रोफाइल फाइनेंस में है, तो वो प्रोफाइल के लिए उसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसा करना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब हम उनसे करवाते हैं। ये हमने पूरा रिसर्च किया है, अराउंड 1.5-2 इयर्स हुआ है। जो मेरे को फाउंडर्स है, हम तीनों ने मिलके इसमें बहुत सारा रिसर्च किया है, डिग इन डिग आउट किया है, लोगों से बातचीत की है कि कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर हमने ये स्टार्टअप फाउंड किया है। बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया है कि सीए होने के बाद ना, बोलते ना एक टर्म बावले हो जाते हैं कि सीए तो हो गया, अभी नाचने लगा हूं मैं, बट उसके आगे क्या, मुझे जॉब अगर करना है तो करूँ क्या, ऐसे पागल हो जाते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं आगे क्या करना है, अप्रोच क्या रहेगा। तो फिर वो मेंटरशिप, हमारा जो पर्पस है स्टार्टअप का, वो मेंटरशिप के लिए है। कैसे सीएस को मेंटरशिप देना या गाइड करना कि उनको अगर किसी फर्म में या कंपनी में ज्वाइन करना है तो क्या अप्रोच रहे, मेल कैसे लिखे, उनका रेज्यूमे कैसे बना है, एप्लीकेशन कैसे फाइल करे किसी कंपनी में, और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। आप सबको लगता होगा कि सिर्फ रेफरेंस से हो जाएगा। रेफरेंस मतलब क्या, मेरा किसी के साथ रिश्ता है तो वो मेरा जॉब लगवा देगा। शुरू के जमाने में ऐसे होने का, आजकल वो इजी नहीं है। इंडस्ट्री इतनी आगे गई है कि रेफरेंस से भी कुछ होता नहीं है। सिर्फ रेफरेंस से नहीं होता है, हमें खुद का स्किल दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाने के लिए हमें खुद को डेवलप वैसे करना पड़ेगा। वो सब चीजें मैं मेरे स्टार्टअप थ्रू सारे सीएस को ट्रेन करता हूँ। आज तक हमने जिन भी सीएस को ट्रेन किया है, सारे सीएस कोई ना कोई कंपनी में आज काम कर रहा है, उनका प्लेसमेंट हो चुका है, उनको 12 से 15 लाख का पैकेज है साल का। सो ऐसा हमारा स्टार्टअप है कि जहाँ पे सीए को भी हम लोग सिखा रहे हैं और उनको जॉब दिलवा रहे हैं। क्लियर है कि क्या हम लोग कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता है, उनको
पता नहीं है कि अप्रोच क्या होना चाहिए सीए बनने के बाद। सिंपल, समझा? ठीक है, नेक्स्ट। यस, मैम को बुलाता हूँ मैं। सो सीए फाउंडेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, हम क्लास में कैसे सिखाने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया। सीए हो गए, सीए बनने के बाद अपॉर्चुनिटी जितना अभी आपको समझ में आ जाएगा उतना ही हमने कवर किया है। ओके, कि सीए बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसके ऊपर बहुत 1 घंटे का भी डिस्कशन हो सकता है ना कौशल सर। तो वो आप सीए बनो, फिर सर आपको सिखाएंगे सब। ओके, अभी जस्ट जितना आपको समझेगा उतना हमने कवर किया है। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको, वो एक्चुअली किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए है ये स्लाइड? ज्यादा इंटरेस्ट इसमें किसको है? पेरेंट्स को। यस, सो सीए का कॉलेज नहीं होता है, वो तो सबको पता है। सीए की एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो 11th-12th में, वैसे क्या करना है आपको, सीए करना है तो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी की फाउंडेशन की फी कितनी है? 9,200 है रजिस्ट्रेशन। वो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 10,000 लिखा है। क्लास की फी हमारी कितनी है? 40,000। सो 50,000 सीए फाउंडेशन के लिए फी होती है। इंटरमीडिएट के लिए अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सीए इंस्टीट्यूट में, उसकी फी 18,000। क्लास की फी 8 सब्जेक्ट्स है तो ऑन एन एवरेज 80,000 होती है। एंड अगेन सीए फाइनल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीए इंस्टीट्यूट को, उसकी फी 22,000 एंड 80,000 क्लास की फी। ओके, बट ये आपको 50,000 अभी पेमेंट लगेगा। आपका इंटरमीडिएट कब है? नवंबर 2024 में है। सो नेक्स्ट ईयर ये 98,000 लगेंगे। एंड सीए फाइनल को तो आपका कब है? 2028। तो 2027-28 उस ईयर में आपको 1,02,000 के आसपास फी लगेगी। तो टोटल होता है 2,50,000। ओके, अभी मैं आपके पेरेंट्स को रिलैक्स करती हूँ कि ये पेमेंट आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स ही पे करेंगे। कैसे? क्योंकि 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है ना, उसमें ऑन एन एवरेज स्टाइपेंड मिलता है 6,000 ऑन एन एवरेज। एंड अगर आप बिग 4 में जाओगे जैसे सर ने किया केपीएमजी से, तो 15,000 के आसपास स्टाइपेंड होगा। 20,000 अगर आप बिग 4 में करते हो तो। सो आपको कोर्स की फी 2,50,000 एंड आप कमाओगे 3 साल के आर्टिकलशिप में 5,50,000। तो 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रेडी है, म्यूचुअल फंड शेयर स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके, अगर आप बिग 4 में करते हो तो। एंड सर बिग 4 में जाने के लिए 200 मार्क्स चलते हैं क्या सीए फाउंडेशन में? हाँ हाँ, एंड अगर 300 अबव है तो रेड कारपेट ही ना, वेलकम ही। सो अगर आपने हाई स्कोर किया आपके एग्जाम्स में तो आपको बिग 4 में आर्टिकलशिप करने के लिए मिलेगी। बट ये छोटे फर्म में अगर आप आर्टिकलशिप करते हो तो ऑन एन एवरेज 6,000 8-10,000 तक के स्टाइपेंड होते हैं। ऐसे आप 3 इयर्स के लिए करोगे ना, सो इंटू 36 मंथ्स करते हो तो 2,16,000 मैंने लिया है। ओके, ऑन एन एवरेज का तो 34,000 नेट फीस आपको लगेगी। एंड बिग 4 से आप करते हो आर्टिकलशिप तो आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं पे करना है, आप ही पेमेंट कर रहे हो आपके कोर्स के लिए। मतलब कोर्स की फी कितनी हो गई? 0। एंड आप कमाने कितने वाले हो सीए होने के बाद? अभी कितने पैकेजेस बताए सर ने? 12 लाख 25 लाख तक के बताए, वो अभी के 2023 में बोल रहे हैं हम। 28 तक तो क्या क्या हो जाएगा। हाँ, सो व्हाट सीए डू, तो हमने देखा प्राइवेट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिस इसमें सेक्टर, या फिर खुद का स्टार्ट कर सकते हो। तो तीनों जगह आप कहाँ पर भी जाओ आपको यही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना। तो ये अगर आप खुद के क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो तो वो क्या हो गई? सीए की प्रैक्टिस।
अगर ये आप कंपनी में कर रहे हो तो कंपनी के क्लाइंट के लिए आप कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, उतना ही फर्क है। अगेन अकाउंटिंग, आपके क्लाइंट के लिए आप अकाउंटिंग करोगे, नहीं तो कंपनी का क्लाइंट होगा उसका अकाउंटिंग आप कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। सो काम यही करना है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि खुद के क्लाइंट के लिए करना है या कंपनी के क्लाइंट के लिए आप करोगे एज अ एम्प्लॉय। फिर ऑडिट करना, ऑडिट मतलब जो अकाउंटिंग किया हुआ है वो किसने किया होगा, बीकॉम एमकॉम वाले ने अकाउंटेंट होते हैं, तो उन्होंने जो अकाउंटिंग किया है वो करेक्ट किया है या नहीं, उसका चेकिंग कौन करेंगे बताओ, सीए, तो उसको बोलते हैं ऑडिट। ओके, देन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आपने शार्क टैंक वगैरह सुना है क्या किसी ने, हाँ, तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देते हैं ना, मतलब बिजनेस कैसे ग्रो करना है। सो फाइनेंशियल डॉक्टर्स बोला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, किसी ने सुना था ये पहले। ओके, सो हम बीमार पड़ गए तो कहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर के पास। हमारा बिजनेस बीमार पड़ गया है तो हम कहाँ पे जाएंगे, सीए के पास, इसलिए उसको फाइनेंशियल डॉक्टर बोलते हैं। ओके, जो बिजनेस खराब हुआ, बिजनेस बीमार है तो ही सीए के पास जाना है क्या, नहीं। सैलरीड एम्प्लॉई है, मतलब जो बिजनेस नहीं करता, जो जॉब करता है, तो वो उसको सीए नहीं लगता क्या, लगता है ना, उसको भी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करता है वो, उसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लगता ही है। सो इसलिए आपको ईश्वर सर ने क्या बताया, इतनी पॉपुलेशन है बट 5000 इंडियंस के लिए सिर्फ एक चार्ट इतना काम कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 5000 लोगों के लिए। सो आपको कितना स्कोप है देखो सीए बनने के बाद। सो अभी जो 2-3 इयर्स एगो लॉकडाउन था, उसमें आपने सुना क्या कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसकी नौकरी गई, ये बेरोजगार हो गया, ऐसे सुना किसी सीए के बारे में? मतलब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सीए लगता ही है, जब तक गवर्नमेंट है तब तक टैक्स है तब तक सीए लगने ही वाला है। ओके, तो कुछ भी हो जाओ बेरोजगार सीए नहीं हो सकता। ओके, एंड हमें जो सैलरी या पैकेजेस मिलते हैं वो भी हाई होते हैं हमेशा। सो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है क्या सीए होने के बाद? यस, ऑफ कोर्स चेंज होने वाली है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये नया है, हाँ, टैक्सेशन अकाउंटिंग ऑडिट ये पुराने हो गए सर्विसेज, अभी ये नई सर्विस आई है कि एक आपका क्लाइंट बिजनेसमैन है तो उसको ये तो आप सिखाओगे, बट उसके साथ साथ बिजनेस कैसे ग्रो करना है उसके आइडियाज भी आप दे सकते हो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स ही ऐसे है ना, ये जो 8 सब्जेक्ट है वो ऐसे ही सब्जेक्ट्स है कि जिससे आप क्या कर पाओगे, आपके क्लाइंट को हेल्प कर पाओगे बिजनेस ग्रो करने के लिए। अभी आपको, मैम मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे ना मेरा खुद का एक 5 स्टार रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है सीए होने के बाद, तो आप कर सकते हो क्या? तो ये क्यों कर सकते हो, क्योंकि जो कंसल्टेंट से आप दूसरे को दे रहे हो बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो मुझे दूसरे का बिजनेस नहीं ग्रो करना है, मुझे मेरा ही बिजनेस स्टार्ट करके उसको ग्रो करना है। तो आपके पास पूरा नॉलेज है ही ना बिजनेस कैसे चलाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेरा खुद का स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड पार्ट टाइम उसका खुद का रेस्टोरेंट है पुणे मुंबई हाईवे पे। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये दोनों कर सकता है। ओके, सो आप कौन से भी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर, अगेन आता फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रो करना है आपके क्लाइंट को, तो उसको पैसे भी लगेंगे ना, जितना बिजनेस ग्रो करोगे उतने पैसे, तो वो पैसे जो लगने वाले हैं उसके सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पास खुद के पैसे हो सकते हैं, आप रिलेटिव से लोन ले सकते हो या बैंक से लोन ले सकते हो, या आपके खुद के इन्वेस्टमेंट सेल करके आपको वो अमाउंट मिल सकती है। तो एग्जैक्टली इसमें से कौन सा सोर्स सिलेक्ट करना है, इसका गाइडेंस कौन देगा आगे, सीए। इसलिए उसको फाइनेंशियल डॉक्टर बोला जाता है कि कौन सी भी बिजनेस को बीमारी हुई तो हम है आपको कंसल्टेंसी देने के लिए। ओके, आज आप घर पे जाके एक होमवर्क करोगे, आज के दिन से ही मैम होमवर्क दे रही है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गूगल पे सर्च करो इन वेरियस फील्ड्स। ओके, तो कौन से भी फील्ड में दिखेंगे आपको। तारक मेहता सीरियल पता है, उसमें से पोपटलाल करके एक कैरेक्टर है ना, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको राहुल देशपांडे सिंगर पता है, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
ओके हमें ये पता नहीं होता है, इसलिए आपको आज गूगल पे क्या सर्च करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन वेरियस फील्ड्स। तो ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिग्री। अभी सीए का काम कुछ नहीं है, पोपटलाल का रूल करने के लिए सीए का काम कुछ है क्या, नहीं, बट वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास डिग्री है। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप भले ही उसमें कुछ काम मत करो, बट आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। आपने राहुल देशपांडे का गाना सुना है किसी ने, कॉन्फिडेंट? ओके सो बहुत सारे फील्ड है, ये तो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपका होमवर्क है। सो मुझे पता है वो सारे नाम, बट आप मुझे क्लास में बताओगे। ओके कौन कौन से नाम आपने सर्च किए। सो ये क्वेश्चन आता है क्या आपको या नहीं आता है? आता है। सो उसका आंसर ये है, वाई सीए रिजल्ट इज लो। तो रॉन्ग स्ट्रेटेजी। सीए कोर्स को अगर हमने एक लॉग जैसे एज्यूम किया, तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी है उसको हथौड़ी से लॉग तोड़ना, एंड सक्सेस मंत्रा की स्ट्रेटेजी क्या है, की से लॉक ओपन करना, चाबी से। तो वो चाबी क्या है, ये चाबी है 5 सक्सेस मंत्राज। रेगुलर बैच 4-5 मंथ्स की आपकी होगी, 4 मंथ्स मान के चलो। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट किसमें होंगे, टॉपिक खत्म होने के बाद। उसके बाद 4 महीने के बाद मैंने क्या बताया था, रिवीजन बैच बताई थी, दैट इज फास्ट ट्रैक बैच। ओके उसके बाद पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, मतलब आपकी जो रिवीजन बैच है उसमें अभी 50% सिलेबस हम रिवाइज करेंगे, फिर आप टेस्ट लिखोगे उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट 50% सिलेबस रिवाइज करेंगे, फिर आप टेस्ट लिखोगे उसके ऊपर। वो होने के बाद क्या करोगे, फुल सिलेबस के टेस्ट लिखोगे। एंड 1 डे मैराथन मतलब मेन एग्जाम के टाइम की रिवीजन। सो बार बार रिवीजन करना यही सक्सेस मंत्र है। जैसे हेमंत सर ने भी बताया 3 चीजें कौन सी, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। तो वही सक्सेस मंत्रा है। ओके सो यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले बताती हूँ आपको क्या क्या है, कि आपका कितने भी स्टूडेंट्स हो सबको पर्सनल अटेंशन देना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैकल्टीज। देन टॉपिक वाइज, पोर्शन वाइज, फुल सिलेबस टेस्ट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिखना किसकी है, करेक्ट। देन हमारी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम होनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कोचिंग टेस्ट सीरीज तीनों लेवल्स पे हमारा अवेलेबल है। एंड असिस्टेंस, असिस्टेंस वर्ड का मीनिंग क्या है, हेल्प। आर्टिकलशिप के लिए आपको जो सीए फॉर्म्स ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए हम हेल्प करेंगे, क्योंकि कौशल सर वगैरह है वो हेल्प करने के लिए। एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग फॉर प्लेसमेंट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आपको कंपनी में काम करने के लिए जो सर ने बताया, रेज्यूमे कैसे लिखना है वगैरह, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है सो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बेसिकली क्या आता है बताती हूँ, कंसेप्ट सिखाना, रिविजन करवा के लेना, होमवर्क देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना आपकी है, एंड टेस्ट लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है। ओके किसी को नोट डाउन करने हैं तो करो सच में, एंड देखो हम कर रहे हैं क्या नहीं है। फर्स्ट, रेगुलरली क्लास अटेंड करना। अटेंड वर्ड का मीनिंग होता है कि फिजिकली क्लास में आए हैं वो अटेंड नहीं होता है, कि क्लास में आ गए, यहाँ पे क्या लिखा है, वो फ्रेम कैसे दिख रही है, एसी कौन से कंपनी का है, उसने क्या पहना है, वो लेट आया तो उसको ही देखते रहो, तो वो आपकी क्या हो गया, कंसंट्रेशन इधर उधर गया, वो नहीं। अटेंड करना क्लास मतलब कंसंट्रेशन पूरा स्टडीज पे। दूसरा, अटेंड तो कर लिया बट मैम ने जो होमवर्क दिया वो किया ही नहीं। सो दूसरा, होमवर्क करना एंड रिवाइज करना। आज क्लास में कुछ होमवर्क नहीं है मैम, इकोनॉमिक्स के सर ने होमवर्क दिया नहीं है, तो आज इकोनॉमिक्स ओपन ही नहीं करना है बुक घर जाके, ऐसा होगा क्या, नहीं। सर ने होमवर्क नहीं दिया है तो भी सर ने जो सिखाया है वो रिवाइज करना है। अगर किसी फैकल्टी ने मतलब होमवर्क नहीं दिया तो उस बुक को ओपन ही नहीं करना है, ऐसे करते हैं स्टूडेंट। आज ना मैम सिर्फ अकाउंट्स का एंड मैथ्स का होमवर्क है, तो वो 2 ही बुक्स ओपन किए हमने घर जाके, नहीं। लॉ एंड इको जो पढ़ाया वो आपको रिवाइज करना है। सो थर्ड इज रिवीजन,
एंड फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अच्छे से टेस्ट लिखना, पढ़ाई करके विदाउट कॉपी, खुद के दम पे। ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हुए ना आपको? यस। तो मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी करते वक्त, ओके, आइदर क्लास में या रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कि मेरा ना मेरा लड़का लड़की या मैं खुद दिसंबर 23 में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देना है, ऐसे सुना होगा लोगों से। तो अटेम्प्ट वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है 12th के बाद, सीए कोर्स में एंटर होने के बाद। तब तक ये वर्ड था क्या? आपने सुना है कि मैम मेरा नेबर बोल रहा था कि उसका ना इस साल 10th का अटेम्प्ट है, सुना नहीं था ना? तो ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ वर्ड? सीए में। तो अटेम्प्ट सोचा तो लगते भी है, अटेम्प्ट लगते हैं अगर आपने अटेम्प्ट सोचा तो। अभी 12th के बाद कितने स्टूडेंट्स बीकॉम करने वाले हैं? क्या मैम सब करने वाले हैं? करेक्ट। तो आपको क्लियर है ना कि FY SY TY ये लाइफ में एक ही बार करना है, या क्लियर नहीं है मैम? पता नहीं है, शायद SY में 2 लग सकते हैं या फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड एक ही बार करनी है लाइफ में, ये क्लियर था? करेक्ट। तो ये क्लियर कर दो आज ही कि फाउंडेशन इंटर फाइनल की आपकी एग्जाम है या अटेम्प्ट है? एग्जाम। तो ये लाइफ में कितनी बार करना है? एक एक बार ही करना है। ओके। आपको बहुत पढ़ाई अच्छी लगती है क्या कि मैम नहीं एक ही बार कैसे करेंगे, मुझे तो फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स इतने पसंद आए हैं कि मैं जानबूझ के फेल होता हूँ, उससे क्या होगा, मैं फिर से वो पढ़ पाऊंगा, इतने पसंद है क्या? नहीं ना? तो एक एक इसमें निपटाना है हमें। ओके। 10th 12th में पासिंग कितने परसेंटेज पे होता है? 50% पे होता है क्या सीए जैसा? फिर 35% अगर आपको मिले तो आप पास हो। तो आपका टारगेट भी वही था ना? क्या था? कितना था? 35 किसी का नहीं था ना? थैंक गॉड। 80-90 का रहता है ना जनरली। हाँ। और अभी क्या टारगेट है हमारा सीए कोर्स में? हाँ। पास हुए तो भी बहुत हुआ। करें? या आपको आई वॉन्ट टू पास विथ 70 80 90%, आप ही सोचो। ओके। सो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आपको इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होता है, आपके नेबर में 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी है किसी ने, आप खुद ने दी है, तो आपको रिजल्ट के दिन क्या पूछने वाले हैं लोग? आज रिजल्ट है, क्या पूछेंगे? कितने परसेंट मिले, पास हुए क्या? ऐसे नहीं पूछेंगे ना। अभी आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो जाएगी दिसंबर में, रिजल्ट लगेगा जैन फेब में, रिजल्ट के दिन क्या पूछेंगे लोग? पास हुए क्या? सो सोसाइटी में जो आंसर देना है आपको, वो टारगेट आप रखते हो कि नहीं? मैम सीए में तो पास फेल ही बताना है मुझे, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। तो क्या करूं, 90 टारगेट रख के 50 का ही टारगेट है। सो यहाँ पे गलत जा रहे हो आप। आपको सोसाइटी को आंसर देना ही नहीं है, इंटरव्यू वाले को आंसर देना है कि प्रॉब्लम क्या होगा। बताती हूँ मैं आपको। एक वैकेंसी है, 3 कैंडिडेट्स आ गए, एक है फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसका 2028 में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, दूसरे को अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, ओके, एंड तीसरा ऑल इंडिया रैंकर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ ऑल इंडिया रैंक। कौन सिलेक्ट होगा? इंटरव्यू भी नहीं लिया अभी तक तो, रेज्यूमे भी नहीं देखा, समझा आपको? सो आपको आंसर सोसाइटी को देना है या इंटरव्यू लेने वाले को देना है? तो कंपटीशन हाई है, जितना डिमांड है उतनी कंपटीशन भी हाई है। आपको स्टाइपेंड 6000 का चलने वाला है तो 200 पे पास हो गए तो भी वो लेते हैं, बट आपको स्टाइपेंड 20,000 चाहिए, बिग 4 में जाना है तो स्कोर भी उतना चाहिए ना,
वो ऐसे ही क्यों देंगे 20,000 आपको? उतनी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी ना। सो सीए कोर्स में आपने देखा होगा सीनियर्स वगैरह या पेरेंट्स, अरे मेरा जो मेरी लड़की थी ना उसको 90% थे सीए 12th में, बट सीए फाउंडेशन पास भी नहीं हुई वो। ऐसे केसेस देखे हुए हैं क्या आपने? तुमने देखे हैं? सुने हुए हैं केसेस ऐसे? ओके, मैंने तो बहुत सुने, हर रोज ही आते हैं ऐसे। क्योंकि 90 कैसे मिले 12th में? क्योंकि टारगेट 90 का रखा था, 95 का रखा होगा तब जाके 90 आते हैं। अभी टारगेट 50 का रखा है, 45 आ गए, तो उसमें शौक लगने जैसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें गलती किसकी थी? आपने टारगेट कम रखा, करेक्ट। अगर आपको 95% का जब आप टारगेट रखते हो तब 90 आते हैं, आप अभी 50% का टारगेट रखोगे तो 45 ही आने वाले हैं। तो कुछ शॉकिंग जैसा हुआ ही नहीं है, नॉर्मल ही है ना। 95 का टारगेट रख के 90 मिल गए, 50 का टारगेट रख के 45 मिल गए। शॉकिंग ये है कि 50% माना जाता है पास एंड 45% माना जाता है फेल, यही शॉकिंग है। बाकी एक्चुअली तो 5% का डिफरेंस जो है वो सेम ही था। तो आप टारगेट रखोगे क्या 50% का? बताओ। ये किसी भी गूगल पे आपको मिला था क्या जो मैंने अभी बात की? कौन से यूट्यूब चैनल पे आपको मिला था क्या जो मैंने बात की? तो इसको ही सक्सेस मंत्रा बोलते हैं। जो आपको यहाँ पे मिलेंगे कौन से भी गूगल यूट्यूब चैनल्स पे कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही मेरा ही ओरिजिन है ये। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 6-7 इयर्स का, जिसमें मैंने सोचा इसके बारे में कि पेरेंट्स इतने शॉक में क्यों जा रहे हैं, रोते रोते क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स भी, कि मेरे बच्चे को 90 थे, अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, अभी 40 भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे उनके साथ? क्योंकि 12th के बाद तो बहुत कुछ टाइम गैप नहीं है ना इनका, 6 मंथ्स में तो ये सीए फाउंडेशन देते हैं। तो 6 मंथ्स में जो बंदा 90% ला रहा है उसको 50% भी क्यों नहीं आ रहे? 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं सीए फाउंडेशन क्लियर करने में, क्योंकि वो डर रहा है सीए कोर्स के लिए। उसका एम क्या है? 50%। एंड देखो आप 18 कंप्लीट हो जाते हो ना, करेक्ट ना? सीए फाउंडेशन में जब आते हो इसका मतलब आप एडल्ट होते हो। तो क्या होता है, जो फैमिली है आपकी, पेरेंट्स है, वो 18 तक मानते हैं कि ये बच्चा है तो इसको होमवर्क किया करे, टेस्ट लिखी करे, रेगुलर जा रहे हो ना स्कूल में, ये 18 तक होता है। 18 के बाद पेरेंट्स ऐसे करेंगे क्या? अभी मंडे से सीए फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होगी, तो आपको घर जाके पेरेंट पूछेंगे बताओ बताओ आज का होमवर्क क्या है, किया क्या होमवर्क तुमने? ऐसे नहीं होगा अभी, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स में एंटर कर रहे हो, तो इट इज योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडल्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपको आपके पेरेंट्स को बताना पड़ता है क्या, मम्मी उठो खाना पकाओ, पापा उठो ऑफिस को जाओ, या ऑटो मोड पे है वो ऑटोमेटिक होता है ना। बट हमें उठाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है पढ़ाई करो। दैट इज बिलो 18 वाले। आपके घर पे छोटे भाई बहन है, उसको बताना पड़ेगा ना पढ़ाई करो। ओके, वो सो रही है चलेगा, आप सोए तो मैं डांटूंगी ना अभी। ओके, सो वो बच्ची है, अभी 18 अबाउ होने के बाद आपको अभी नींद भी आ रही है तो भी जगना पड़ेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सेमिनार को आए हो सीए कोर्स के, सो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार स्टूडेंट्स को समझ में आ गई तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्या? आपको जो इरिटेशन होता है कि मेरी मम्मी मेरे डैडी पीछे लगते पढ़ाई की क्या, पढ़ाई की क्या, तो वो इरिटेशन होगा ही नहीं। अगर आपने खुद के पेरेंट्स को बताया कि आज मैंने क्लास अटेंड किया, क्लास का होमवर्क हो चुका है, टेस्ट की तैयारी मेरी हो चुकी है, रिवीजन भी हो चुकी है, तो मैं अभी 1 घंटे खेलने के लिए जा रही हूँ, तो क्या पेरेंट्स ऐसे ही डांटेंगे फिर भी आपको? अगर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई है कंप्लीट, तो आप 1 घंटे खेलने के लिए गए तो कौन रोकने वाला है आपको? क्यों रोकेंगे? वो आपका होमवर्क भी हुआ है, रिविजन्स भी हुई है, टेस्ट की तैयारी भी हुई है। बट ये सब हुआ नहीं है और बोल रहे हो मैं मम्मी आज मूवी, आज फ्रेंड का बर्थडे है, तो डांट पड़ेगी ना ऑब्वियसली। आप बर्थडे पार्टी को नहीं गए तो वहां पे केक कटिंग नहीं होने वाला है क्या? आप शादी में नहीं गए तो
शादी नहीं होने वाली है क्या? होने वाली है, बट आपने होमवर्क किया नहीं तो आप फेल होने वाले हो, करेक्ट? तो आप वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके आप जा सकते हो फिर शादियों में, ये करने, बर्थडे में, बट चेक करो, खुद से चेक करो एंड ऑटो मोड पे जाओ अभी। अगर चेक करो, अभी भी मेरे मम्मी को मुझे उठाना पड़ता है, तो मैं 18 से फिजिकली 18 हुई हूँ, मेंटली नहीं। अगर मैं खुद से उठ रही हूँ, खुद से 7:30 को क्लास में पहुंच रही हूँ, खुद से होमवर्क कर रही हूँ, तो मैं 18 कंप्लीट हूँ। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मेरी समझ में आ गई है। हमारे टाइम, मेरे फादर अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप उनको पूछ सकते हो कि सीपीटी थी हमारे टाइम, तो आप आए थे पापा मेरे साथ क्लास में कौन सा सेशन अटेंड करने के लिए? तो कुछ भी पता नहीं था, हम फ्रेंड्स जाते थे, ऐसे इंक्वायरी करते थे, हाँ ये क्लास अच्छा लगा, लगा दो। खुद से, सब खुद से किया है। सो खुद से जितना करोगे ना उतना सीखोगे, जितना स्पून फीडिंग होगा ना उतना कुछ भी नहीं सीखोगे। खुद से सीखने में क्या होगा, कुछ गलती हो जाएगी, ठीक है ना? गलती होने से आप ज्यादा सीखते हो। पेरेंट्स को बहुत सारी दूसरी चीजें है कि नहीं, करेक्ट? तो आपके होमवर्क या स्टडी नाम का जो एक इरिटेशन है, एक जो लोड है, वो निकाल दो अभी। बहुत सारे लोड्स है उनको, तो उस पे उनको फोकस करने दो। आपकी स्टडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? तो वो जो पोर्शन वाइज फुल सिलेबस आपको ये समझाइए, अभी जून 23 में जिनकी एग्जाम है उनका टाइम टेबल है, ऐसा ही आपका टाइम टेबल रहेगा अक्टूबर एंड नवंबर में। और ये जो फीस है वो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, जो क्लास दूसरी जगह पे लगाते हैं एंड सिर्फ यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाते हैं उनके लिए। जो क्लास के हमारे ही स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, ओके? सो मैं जो 70, 80, 90% का आपको बता रही थी, तो ये देखो इसके मार्क्स, साइना अग्रवाल 365 मार्क्स है इसको, 365। अकाउंट्स में 98, लॉ में 87, मैथ्स इको दोनों में 90। ओके, ये ऑल इंडिया रैंक 1 की मार्कशीट है नवंबर 2019 की। उसके बाद रैंक निकालना बंद किया है, बट आपके मार्कशीट पे एक आता है विथ डिस्टिंक्शन, पास विथ डिस्टिंक्शन करके आता है अभी। सो डिस्टिंक्शन मतलब अबाउ 70% जिसको मिले हैं उसके मार्कशीट पे आएगा पास विथ डिस्टिंक्शन। जिसके मार्क्स मतलब मार्क्स बिलो 70% है उसके आएगा पास। तो हमारी कौन सी मार्कशीट होनी चाहिए? हाँ, सो ये हमारा लास्ट एग्जाम का दिसंबर 2022 का रिजल्ट है। एंड ये हमारे क्लास के कुछ मार्कशीट्स है, जैसे कि अनिकेत रास्कर करके टॉपर 282, उसको अकाउंट्स में 85 मार्क्स है, लॉ में 52, मैथ्स में 62, इकोनॉमिक्स में भी 83। सो मयूर निकम अकाउंट्स 82, इकोनॉमिक्स 87, लॉ 56, मैथ्स 54, 279। सो ऐसे हर एक स्टूडेंट का होता ही है कि चारों सब्जेक्ट्स आपके पसंद नहीं हो सकते, दो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसमें वो 80 क्रॉस करते हैं, एंड दो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बट उसमें भी उसने 40 नहीं लाया है ना, एटलीस्ट 50 अबाउ तो लाया है, 279, 262 नेक्स्ट स्कोर, 62 अकाउंट्स में 58, 60, 82। तो इसका तीनों सेम लेवल पे था, इकोनॉमिक्स और ज्यादा था, ओके? सो यहाँ पे एक दो चीजें मुझे और बतानी है कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के क्वेरीज आ रहे हैं, 11th-12th में मैथ्स नहीं था तो सर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? 11th-12th में मैथ्स नहीं था, साइंस बैकग्राउंड है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम 11 टेक्स्ट बुक जो है अकाउंट्स का उससे स्टार्ट करने वाले हैं। सो मंडे को क्लास में 11 का टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है अकाउंट्स का तो वो लेके आना है आपको, क्योंकि वहां से शुरुआत होने वाली है, इतना बेसिक सिखाने वाले हैं। हम मराठी मीडियम से है, हम कन्नड़ मीडियम से है, वर्नैक्युलर मीडियम्स वाले, तो मैं भी मराठी मीडियम से हूँ, फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ,
ओके सो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और क्या क्वेरी है? सो साइंस बैकग्राउंड वाले हो गए, मैथ्स नहीं था वाले हो गए, वर्नाक्युलर मीडियम वाले हो गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके क्या है, उन्होंने ज्यादा इंग्लिश सीखा है स्कूल में, अभी है ना हमारे कौशल सर, वो सिखाएंगे। ठीक है, ये तीनों डर होते हैं ना, और कुछ है? ओके तो और अच्छी चीज सर, कैलकुलेटर अलाउड है क्या इनको? हाँ, जो 11th-12th में नहीं था, हाँ तो अभी कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। हाँ अभी कैलकुलेटर अलाउड है तो। ओके एंड ईश्वर सर के साथ बात हुई मेरी अभी, तो कुछ क्वेरी रिलेटेड थे कि 7:30 को क्लास है, तो इंस्टेड ऑफ दैट 8 से स्टार्ट हो सकता है क्या? तो 7:45 8 तक सर रेडी हुए हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बट सर 7:45 तक आएंगे, सेटअप वगैरह होने तक 8 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ तो बस का प्रॉब्लम था। हाँ यस, थैंक यू साइली। बेस्ट मोटिवेशन, ओके यस ग्रेट। ओके बीकॉम रिलेटेड, ओके हाँ एक ही मिनट, हाँ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ और